हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 9। खिड़की से आती सूरज की रोशनी प्रिया के प्यारे चेहरे पर पड़ती है। उसने पलकें झपकाई और उठने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी बाईं ओर देखा और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। अपने बगल में सो रहे शैतान की उपस्थिति का पता चलने के सदमे में उसका कोमल हृदय ऐसे हिल उठा मानो विस्फोट के कगार पर हो। क्या बकवास है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? विराज बोला। प्रिया के शब्द घबराहट से कांप रहे थे और उसने हकलाते हुए कहा, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं सो रहा था? विराज ने ऐसे उत्तर दिया जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हैरान होकर प्रिया ने अपना भ्रम व्यक्त किया, लेकिन यहाँ क्यों? तुम्हें अपने कमरे में सोना चाहिए। यह मेरा घर है और मैं कहीं भी सो सकता हूँ। अब यहाँ आओ। विराज ने उसके सवालों को नजरअंदाज करते हुए कहा। उसने उसे अपने पास खींच लिया और उसके ऊपर मंडराने लगा। उसने उसके गर्दन पर अपना चेहरा दबा दिया और उसके मुंह से संतोष की आह निकल गई। यह उसके अस्तित्व की सबसे आरामदायक नींद साबित हुई। विराज की आधी रात में जागने की आदत थी, लेकिन पिछली रात वह एक नवजात शिशु की तरह सोया। मुझे आपकी सुगंध पसंद है, विराज ने प्रिया की गर्दन में बुदबुदाया। उसकी गर्म सांसें प्रिया के शरीर में रोंगटे खड़ा कर देती हैं। मैं प्रिया को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शब्द बनाने का प्रयास करते समय उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। विराज के हैरान कर देने वाले आचरण ने उसे पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया था। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम नाश्ता साथ में करेंगे, विराज ने कहा। उसके माथे को चूमते हुए वह उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। लाल रंग की लालिमा ने प्रिया को सुशोभित कर दिया था, जिससे वह कुछ सोचने में असमर्थ हो गई। विराज की हैरान करने वाली हरकतें उसकी समझ से बाहर हो गई, जिससे एक बार फिर वह असमंजस की स्थिति में फंस गई। जैसे ही विराज शावर के बहते पानी के नीचे खड़ा हुआ, उसके विचार अनायास ही उसकी प्यारी छोटी परी की ओर आकर्षित हो गए। जब उसने उसके लाल गालों को चित्रित करते हुए उसके रूप को याद किया, तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसके असमंजस के मनमोहक दृश्य ने उसके भीतर आराधना की भावना जगा दी। तौलिया पहनते हुए अपने कमरे में लौटाया। तौलिया उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेटा गया था। विराज ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जब उसका फोन बजने लगा, कॉल का उत्तर देते हुए उन्होंने अभिवादन किया। क्रिस, अरे दोस्त, तुम कैसे हो? तुम्हें किस चीज ने इतना व्यस्त रखा है कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में भूल गए हो? क्रिस ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। बस कुछ बातें, अभी के लिए इसे एक तरफ रख देते हैं। मुझे बताओ, सब कुछ कैसा चल रहा है? विराज ने अपने गीले बालों में अपने तौलिया फिराते हुए पूछा। अच्छा, लेकिन कुछ तो है, मुझे आपको सूचित करना है, क्रिस ने उत्तर दिया। यह क्या है? विराज ने पूछताछ की। अब वह अपने दोस्त की बातों पर पूरी तरह ध्यान दे रहा था। क्रिस ने खुलासा किया, यह सिर्फ इतना है कि कोकिला और उसकी बेटियां गायब हैं। मुझे इसके बारे में पता करना है। विराज ने सांस छोड़ते हुए स्वीकार किया। तुम्हें इस बारे में पता है? क्रिस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, तो या आप भी जानते हैं कि किसी ने कोकिला की छोटी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विकी नाम के एक लड़के ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वे काफी करीबी लग रहे थे। यह अजीब है कि उसने केवल उसके लिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसकी माँ और बहन के लिए नहीं। क्रिस ने उसे सूचित किया। क्या? यह कब हुआ? पूछताछ करते समय विराज की आवाज गुस्सा हो गई। 3 दिन पहले। लेकिन आप इसे लेकर इतने उत्तेजित क्यों हैं? क्रिस ने सवाल किया। उसकी बातों पर संदेह हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसे लेकर घबरा जाऊं। वैसे भी मैं चाहता हूं कि आप इस सब मामले को देखना बंद कर दें, विराज ने अनुरोध किया। क्या आप निश्चिंत हैं? लेकिन अचानक क्या बदल गया? क्रिश ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन विराज ने दृढ़ता से हस्तक्षेप किया। बस
इसे छोड़ दो क्रिस, मैं इसे अपने आप संभाल लूंगा। तुम्हें अब इस झंझट में शामिल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं, क्रिस ने उत्तर दिया। उसका अविश्वास उसके स्वर में अस्पष्ट था। क्रिस के साथ बातचीत के बाद विराज ने तेजी से अपने कपड़े पहने और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। आसपास का निरीक्षण करते हुए उसने महसूस किया कि प्रिया अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। खाने की मेज पर बैठते हुए वह उत्सुकता से उसकी उपस्थिति का इंतजार करने लगा। विराज पर जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा, जिससे वह विनाश करने के लिए मजबूर हो गया। विकी और प्रिया के एक साथ दर्शन उसके विचारों को सताते रहे। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए वह अपने बढ़ते क्रोध को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस बात को लेकर अनिश्चित था कि अगर यह उसे भस्म कर दे तो इसके परिणाम क्या होंगे। कोमल नाजुक कदमों की आवाज उसके कानों तक पहुंची, जो उसके आगमन का संकेत दे रही थी। वह उसके सामने खड़ी थी, ताजा नहाया हुआ फूल जैसी। विराज से एक शांत उपस्थिति निकल रही थी, जैसे वह उसके कपड़े फाड़कर उसकी मासूमियत को वश में करना चाहता था। उसे दिखाने के लिए कि वह किसकी है, उसे यह दिखाने के लिए कि एकमात्र व्यक्ति जो उसे पा सकता है वह खुद है। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? तुम कोई राजकुमारी नहीं हो जो चाहो कर सकती हो। अब जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। विराज ने उसकी ओर देखा। प्रिया फुसफुसाई और तेजी से रसोई की ओर भागी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वह उसके बारे में सोच रही थी तो उसके मन में विचार कौंध रहे थे। वह उससे हैरान थी। अप्रत्याशित मनोदशा परिवर्तन। वह उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा था? उसने अपने आंसू पोंछे और तेजी से उसके लिए नाश्ता तैयार करने में जुट गई। कांपते हाथों से उसने कुशलतापूर्वक पैनकेक और एक ऑमलेट बनाया। उसे खुश करने और आगे के उकसावे से बचने का प्रयास किया। घबरा कर उसने नाश्ता परोसा। उसके बगल में खड़ी होकर उसके किसी भी और अनुरोध की आशा करते हुए जैसे ही विराज ने नाश्ते का एक टुकड़ा लिया, वह उसके स्वादिष्ट स्वाद से दंग रह गया। उसका स्वाद मशहूर 5 स्टार होटलों में परोसे जाने वाले व्यंजनों से भी आगे निकल गया। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की के पास इतना असाधारण कौशल कैसे है। शुरू में उसने उसकी खाना पकाने की क्षमताओं को कम करने का इरादा किया था, यह मानते हुए कि उसे अपनी माँ द्वारा ज्यादा आराम दिया गया होगा। उसने कभी रसोई में कदम नहीं रखा होगा। हालांकि खाने का स्वाद चखने के बाद उसके मन में उसके लिए गर्व की भावना उमड़ पड़ी, लेकिन उसने खुद को सख्ती से याद दिलाया कि वह अपना नरम पक्ष उजागर न करे, क्योंकि इससे बदला लेने की उसकी योजना में बाधा आएगी। यह क्या है? क्या आप इसे खाना कहते हैं? विराज ने उस पर झपट्टा मारा। मुझे याद है कि मैंने इसे सही ढंग से बनाया है, प्रिया ने हकलाते हुए अपनी शर्ट की आस्तीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए कहा, जो उसके लिए बहुत लंबी थी। आप फिर से मेरे साथ बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी जगह भूल गए हैं। शायद मुझे आपको दिखाना चाहिए। विराज ने ताना मारा। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। प्रिया उसकी गोद में गिर गई और उससे उसकी सांसें अटक गई। विराज ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया, उसे अपने ऊपर बिठा लिया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरी दया के अधीन हो। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वरना मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक सजा दूंगा। और मुझ पर विश्वास करो बेबी, तुम सहन नहीं कर पाओगी यह। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रिया ने रोते रोते हुए हिचकी लेने लगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो सुनो। तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं पा सकता। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम समझी? विराज ने गुर्राया। कहो तुम मेरी हो, कहो कि तुम मेरी हो। विराज ने उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा। मैं किसी की नहीं हूँ, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वह बस उससे बचने, एक छुपे हुए आश्रय में सांत्वना पाने की चाहत रखती थी। विराज के गुस्से ने उसके भीतर एक भयावह भय पैदा कर दिया।
वह एकमात्र नौकर की तरह व्यवहार किए जाने के बंधन से मुक्त होना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह हमेशा दूसरों की क्रूरता का खामियाजा क्यों भुगतती है बिना किसी को अपनी इच्छाओं पर विचार किए। यह ऐसा था मानो वह केवल उनकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही अस्तित्व में थी। प्रिया को आजादी, अपनी पहचान दिखाने की क्षमता की चाहत थी। विराज की आंखों में देखते हुए तीव्र और उग्र चमक बिखेरते हुए उसने अपनी प्रतिक्रिया से उसके असंतोष को महसूस किया। उसकी अजीब हंसी ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और उसने खतरनाक ढंग से घोषणा की, मेरा मानना है कि यह दिखाने का समय आ गया है कि तुम वास्तव में किसकी हो और मैं तुम्हारे साथ क्या करने में सक्षम हूँ। और अगले ही पल वह उसे जोर जोर से चूमने लगा। उसने उसके होठ काटे और प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। किस इतना कठोर और क्रूर था कि प्रिया को लगा कि उसके होठ से खून निकलने लगा। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, जिसके कारण विराज ने उस पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर ली। उसने उसकी नाजुक गर्दन पर निशान बनाए, जिससे उसकी सफेद चीनी मिट्टी की त्वचा पर बैंगनी और नीले निशान पड़ गए। प्लीज रुकें, दर्द हो रहा है, प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज दर्द और हताशा से भरी हुई थी। इस पीड़ादायक यातना से मुक्त होने की प्रबल इच्छा ने उसे निगल लिया। उसे रोकने के लिए उसकी बेताब दलीलों के मौजूद उसने तत्कालिता की भावना के साथ विनती की। विराज दृढ़ रहा और बिना किसी इरादे के उसकी गर्दन पर अपना हमला जारी रखा। अंतिम आघात तब हुआ जब कठोर और सशक्त तरीके से उसने उसकी शर्ट को खोलना शुरू कर दिया और उसके हाथ उसके शरीर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमने लगे, जिससे प्रिया को तीव्र चिंता और संकट की स्थिति का अनुभव होगा। उसे खुद को शारीरिक रूप से दूर करने की कोशिशों के बावजूद उसने पाया कि उसका संकल्प और वजन उस पर हावी था, जिससे वह खुद को मुक्त करने में असमर्थ हो गई। असमंजस में और आगे बढ़ने के तरीके को लेकर अनिश्चित प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर विराज अचानक रुक गया। उसकी नज़र उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर गई। उसकी अभिव्यक्ति में झलकने वाले अत्यंत भय और पीड़ा ने उसके दिल को छलनी कर दिया। उसने उस थकावट और खालीपन को देखा जिसने प्रिया की आंखों की चमक को खत्म कर दिया था। उसके कृत्य की गंभीरता को पहचानते हुए उसकी कमर पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। एक अवसर को भांपते हुए प्रिया ने तेजी से उस पल का फायदा उठाया और बिना कुछ सोचे समझे ऊपर की ओर भाग गई। विराज ने खुद को साफ दिया। उसके ऊपर पश्चाताप की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गहराई तक उतर चुका है और इससे कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।